जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, एक बहुत बड़े उत्साह के साथ हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आखिरी 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिनों में ऐसा क्या किया जाए जो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो देखिए, आपके लिए एक ऐसा सेशन लेके आया हूं, मात्र 40 ऐसे सेट लेके आया हूं जो आपकी नया पार कर सकते हैं। मात्र 40 ऐसे सेट हैं जो आपकी नया पार कर सकते हैं। तो सर ये मिलेंगे कैसे? देखिए, ये प्रैक्टिस सेट पहला है, ये प्रैक्टिस सेट पहला है। डेली आपको 4 सेट मिलेंगे, डेली आपको 4 सेट मिलेंगे, यानी कि जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, यानी एग्जाम में 2022 में या जो भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, अंतिम 10 दिन बचे हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 ये क्लियर करना है। अब की बार रेलवे पार मात्र 40 सेटों से, मात्र 40 सेटों से। आपने कहीं भी पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो, उस बात की मैं गारंटी लेता हूं, मात्र 40 सेट कर जाना, आपके नया पार हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अच्छा इसका टाइम टेबल जान लेते हैं। ये जो 40 डेली 4 सेट मिलेंगे, डेली जो 4 सेट मिलेंगे वो सब किस किस टाइम पे मिलेंगे? देखिए, एक तो सुबह के 10 AM पर। टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि रिकॉर्ड करने में मैं गांव से रिकॉर्ड करता हूं, तो थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है। यानी कि सेट 1 आपको 10 AM पर, 10 AM पर एक सेट, 10 AM पर। दूसरा सेट 2 PM पर, दोपहर के 2 बजे। तीसरा सेट आपका शाम के 4 PM पर, और चौथा सेट आपका रात के 7 PM पर। ये 4 सेट है मेरे। यानी कि पहला आपको जो मिलेगा वो मॉर्निंग में मिलेगा, फिर दोपहर के 2 बजे मिलेगा, फिर आपको शाम के 4 बजे मिलेगा, फिर रात के 7 बजे मिलेगा। ठीक है, ये 4 सेट आपको, यानी कि डेली के 4 सेट हो गए, और 10 दिन कराऊंगा तो कितने सेट हो जाएंगे? 40 सेट। मात्र बस ये कर जाना आपका। देखिए, 15-20 मिनट का समय निकाल के आपने ये सेट कर जाना। जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है आपका, वो पढ़ते रहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा मात्र इन 40 सेटों से क्या क्लियर हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप मेरे 10 सेट कर जाते हैं, 10 सेट के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना, आपको ये पता पड़ जाएगी हाँ सर मजा आ रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके जो क्लास नोट्स हैं, यानी कि ये जो मैं कराऊंगा, इसके क्लास नोट जो आपको मिलेंगे, क्लास नोट जो मिलेंगे आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ वाई राज रावल सर, राज रावल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसे जाके ज्वाइन कर लेना। इसके क्लास नोट्स की और प्रैक्टिस की पूरी PDF मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप रिवीजन करके जा सकते हैं। चलिए सर, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा। इस अष्टभुज की जगह पंचभुज दे रखा होगा, षष्ठभुज दे रखा होगा। ठीक है, इस तरीके से देगा। सप्तम भुज दे सकता है, सप्तम भुज, सप्तभुज। ठीक है, केवल और केवल इस बात से आपको ये देखना कि सम अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब क्या है? 8 भुजाएं, 8 भुजाएं। सप्तभुजों का मतलब क्या है? 7 भुजाएं। षष्ठभुज का 6 भुजाएं, पंचभुज का 5 भुजाएं। बस ये आपको ये याद होना चाहिए कि ये ऐसे होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब देखिए, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इंटीरियर एंगल को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए ये कोई अष्टभुज है, आपसे ये कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण, देखिए ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे समझो, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या कंसेप्ट है सर? देखिए, मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा, हो सकता है कल को एक्सटीरियर एंगल पूछ ले। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। देखिए, इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण निकालने के लिए, अंतःकोण इंग्लिश में बोले तो इंटीरियर एंगल, इसे कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180 अपॉन में जो n है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। ये सभी कोणों का योग है, लेकिन n से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से बाह्य कोण की बात करूं तो बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होता है? 360 को आप n से डिवाइड कर देंगे, 360 को आप n से डिवाइड कर देंगे। राइट सर, 360 को आप n से डिवाइड कर देंगे। अब आ जाओ सर, n का मतलब क्या है? यहाँ n 8 भुजा है,
एन क्या है 8 भुजा है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब यही सारे सवाल रिपीट होंगे। 8वां पूछा, एन की जगह 7 रख देना, 6 रख देना, 5 रख देना, सवाल खत्म। आपसे ये कह रहा है, तो देखिए मैं दोनों से निकाल के सिखा दूंगा आपको। आपसे कह रहा है इंटीरियर एंगल, तो देखिए एन की वैल्यू क्या है 8 है, 8 माइनस के 2 इंटू 180 अपॉन में एन की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ 6/8 इंटू 180 आ जाएगा। चलिए सर काटिए। अगर आप काटने जाओगे 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 और 4 से 12 13 कितना 135 डिग्री। तो जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 135 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और आपको नोट करना है कि हैशटैग लगा के एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट करना है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ये भी आपसे पूछा हुआ सवाल है इंटीरियर एंगल। और देखिए मैं आपको यहाँ 25 सवाल नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसको 2 गुना 3 गुना कर दीजिए। पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखिए सर आपको मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब सर एक्सटीरियर एंगल से कैसे निकालोगे? एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है 360 को आप एन से डिवाइड करोगे, तो 360 को आप एन से डिवाइड करोगे, एन का मतलब क्या है 8। चलिए सर काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 निम 36 और 2 से काटिए कितना 45। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना जाएगा 45 डिग्री। तो आपसे इसी सवाल में ये कह सकता है दूसरा सवाल कि इसका एक्सटीरियर एंगल बता दो, इसका एक्सटीरियर एंगल। आप इसका यूज नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसका यूज करना ही नहीं चाह रहे हैं, मैं केवल इसी से इंटीरियर एंगल निकाल लूंगा। अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछे तो 45 आ जाएगा। अगर आपसे इंटीरियर एंगल पूछे, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आप एक बात बताइए कि अगर एक्सटीरियर एंगल क्या है 45 है, एक्सटीरियर एंगल इधर देखिए, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। अगर ये 45 है, जबकि ये पूरा का पूरा कितने का होता है 180 का होता है, जबकि ये 45 है, कितना जाएगा 135 डिग्री। आपसे इंटीरियर ही पूछ रहा है, यानी कि इसके सहारे से भी आप इंटीरियर भी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने कितने सवाल करा दिए? मैंने सर देखिए क्रॉस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना। ये हटा दो, हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो मैंने आपके यहाँ 3 सवाल करा दिए। मैंने क्या कहा था 3 सवाल मैंने आपके करा दिए। चलिए अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 135। क्यों? इसका सम कितना होता है 180। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल इंटीरियर एक्सटीरियर, तीसरा सवाल। ठीक है, हर तरीका मैं आपको सिखा के चलूंगा। अब आपको मैं आपसे कह रहा हूं पंचभुज, एन बराबर 5 भुजा, एन बराबर 7 भुजा और एन बराबर 6 भुजा, इनके आपको इंटीरियर एंगल और आपको एक्सटीरियर एंगल निकाल के कमेंट बॉक्स में फेंकने मेरे मुंह पे। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकाल के मेरे मुंह पे फेंकने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, एक्स वाई बराबर 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बीज गणित का इस पर आधारित सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये क्या होता है। सॉरी ये एक मिनट ये भी लिखा दूंगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 3 एक्स वाई कोष्टक में एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से माइनस का हो जाएगा तो सारे टर्म्स किसके हो जाएगा माइनस के। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि मैं फॉर्मूले का बिना यूज किए आप कर लेना फॉर्मूले से, मैं बिना फॉर्मूले के यूज किए भी कर सकता हूँ। चलिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो सर कैसे करोगे? कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल जाती है, इस बात को नोट करना,
कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में देखना है कि इसके ऐसे फैक्टर करूं तो क्या जाएगा, 4 एकम 4, ऐसे फैक्टर करूं तो जो फैक्टर करने मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए, जबकि इनको जोड़ने पे कितना जाए 5। अगर मैं x को 4 ले लेता हूं तो ये कितना जाएगा 1, दोनों को जोड़ो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। अब आपसे जो पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, एक्स का मान कितना है 4 का क्यू प्लस 1 का क्यू, ठीक है, 4 का क्यू कितना होता है 64 प्लस 1 कितना जाएगा 65। खत्म सवाल। यानी विद इन सेकंड के अंदर सवाल खत्म कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से जाना चाह रहे हैं आप फॉर्मूले में मान रख लेना। कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई कितना है 5 का क्यू, आपसे ये जानना चाह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के 3 इंटू एक्स वाई बराबर कितना है 4 और एक्स प्लस वाई 5, मल्टीप्लाई करोगे 4 बार 12 5 60, 60 125 में से इधर 60 घटा दोगे तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65। तो आप फॉर्मूले से भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। ठीक है, मैंने सेट उस हिसाब से सेट किया है कि आपके एग्जाम में सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे, यानी कि हर चैप्टर का एनालाइज कर सकते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि आप ना चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, बड़ा मजा आता था। अब जब कंबाइंड प्रैक्टिस करके जाओगे ऐसा ही पेपर मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपका एक तो बेसिक हो सकता है जो आप फॉर्मूले लगाओगे, दूसरा ये है कि आप अगर मेरी आदित्य रंजन सर की रेलवे बुक का सॉल्यूशन देखोगे ना, इन सवालों को मैंने एक नहीं 3 4 तरीके से सिखाया मैंने, लेकिन मैं एग्जाम के हिसाब से इतना ही सिखाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास अभाव का कम है। और जैसे आगे भी डाल रखे हर शिफ्ट में ये लिया है, ठीक है, तो मैं आगे चल के सिखाऊंगा। पहला तो होता है थीटा बराबर कुछ मान रखने पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, मुझे लगता है आता होगा। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, जैसे मैंने 3 दे दिया, इसे 4 दे दिया, इसे 5 दे दिया, इससे भी कर सकता हूँ। और एक हो गया फॉर्मूले पर। चलिए तो 2 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस के 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस के कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। चलिए दोस्तों देखिए, अगर थीटा का मान देखिए, मैं एक पॉइंट यहां और बता देता हूं। अगर साइन थीटा, देखिए पॉइंट नोट कर लेना, इसे मैं रफ कर देता हूं ना। अगर साइन थीटा या फिर कोस थीटा इस तरीके से दिखे तो जो थीटा का मान है, थीटा का मान या तो आप 0 डिग्री रख देना या फिर 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, ये रख के देखना एक बार, मेरी तरफ से होमवर्क है। यदि कहीं भी आपको टेन थीटा या कोट थीटा दिखे तो आपको थीटा की वैल्यू 45 रखनी है। क्या रखनी है 45, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। डिटेल में जाओगे टेक्नोमेट्री में मैंने करा दिया, आराम से वहां जाके देख सकते हैं। चलिए, लेकिन अगर मैं यहाँ रखूं तो मुझे पता है कि 1 माइनस कोस थीटा 1, ये कोई भी अगर मान रखोगे इनमें से तो ये एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ भी। तो इसका मतलब यहाँ तो मैं नहीं रख सकता हूँ, थीटा का मान तो नहीं रख सकता हूँ, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। चलिए अब आ जाओ बेसिक से। 2 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैंने बहुत डिटेल में प्रूफ कर करके बताए थे। तो इसे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस, अगर मैं इस वाले टर्म्स को एक पास लेता हूं, इन दोनों टर्म्स को मैं एलसीएम ले लेता हूं, क्या कोस थीटा, क्योंकि ये चीजें मेरे को नजर आ रही है, कोस थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया सर, एलसीएम ले लिया। तो देखिए कोस थीटा से कोस थीटा 1 माइनस के साइन थीटा, तो क्या जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये माइनस, इससे ये कट जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा।
cos थीटा क्या जाओ cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हुई हो तो बताइए जल्दी। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो बताइए। देखिए 1 माइनस के, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसे क्या खोलते हैं ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ए प्लस के बी ए माइनस के बी। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर? बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये नीचे दिखेगा आपको साफ शब्दों में, यानी अगर माइनस में तो एक चीज पॉजिटिव में देगी, 1 माइनस के 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा मेरा ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसे काट देगा, ये इसे काट देगा। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप कम कर देता हूं, तो ऊपर जो बचेगा मेरा 1 माइनस के साइन थीटा बचेगा प्लस, अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, इसका मान क्या होता है 1 होता है। अगर ये आपको आइडेंटिटी पता है तो यकीन मानिए बड़े से बड़े सवाल आसान हो जाते हैं। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो 1 माइनस के 1 माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के माइनस मैंने वहां ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या है 1 है। तो देखिए 1 में से काट दोगे 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले टर्म्स को दूर तक नहीं करेंगे। अब 2 माइनस के 1 और प्लस के साइन थीटा, क्योंकि वो तो 0 हो गया। इसमें से 1 प्लस के साइन थीटा, और ऐसा ही आपसे पूछा है 1 प्लस के साइन थीटा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर चुड़ैल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है सर? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आवाज आ रही है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब आप ये काम करना, मेरी तरफ से थीटा की वैल्यू या 0, 30 और ये 60 इनमें से रख के देखना, ठीक है, या फिर 45 रख के देखना। ये थोड़ा सा डिसमैच हो जाएंगे, थोड़ा सा डिसमैच हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया सवाल है, बेसिक से आया, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। चलिए, वेन डायग्राम पर भी सवाल आपको पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये सवाल इतने आसान होते हैं किसी बच्चे को ये लगेगा कि सर इन सवालों को कैसे हैंडल किया जाए। ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान, लेकिन आपको ये लगेगा कि यार ये सवाल इतने बड़े बड़े क्यों दे रखे हैं। देखिए वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि अगर ये कोई सर्किल है, ये अपने आप में 100% है। क्या ये 100% होता है अपने आप में। अगर डिग्री में आएगा तो कितना होता है 360। ठीक है, अपने आप में क्या होता है 100%। जैसे पढ़िए एक बार इसको, निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है, इसका अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट 4 ब्रांडों PQRS खरीदे गए ट्राउजरों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि P में 30%, Q में 35%, R में 20%, S में 15%। ये टोटल ट्राउजर खरीदे जाते हैं, इनके अलग अलग ब्रांडों PQRS के खरीदे गए कुल ट्राउजरों की संख्या, यानी कि इसके कुल ट्राउजरों की संख्या कितनी है 120 है। यानी कि ये टोटल इसका 120 है, ये टोटल क्या इसका 120 है। बस इतना सा काम कर लिया। अब सवाल पूछता है, ये कंडीशन दे रखी है और ये पूछेगा सवाल। चलिए, ब्रांड Q और R के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से Q और R, तो Q और R, तो मैं ये कहूं कि Q प्लस R, Q में कितना 35% और R में कितना 20%, तो कितना जाएगा 55%। 55% इन दोनों में खरीदे गए ट्राउजरों की संख्या में से 1/3 ट्राउजर स्लिप फिट थे। खरीदे गए ट्राउजरों की संख्या में से 1/3 क्या है 1/3 ट्राउजर स्लिप फिट थे। ब्रांड Q और R के खरीदे गए स्लिम फिट के ट्राउजरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि Q और R में जो ट्राउजर खरीदे गए उनकी स्लिप फिट की संख्या बताइए। तो ये कंफ्यूज करने वाले सवाल होते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं। आपने एक बात नोट की कि Q और R मिले कितना है 55%, तो मैं ये निकालूं कि इन दोनों में टोटल कितना है 120 है। अगर 120 का मैं 55% कर दूं 55/100, 20 का 120, 20 5 100, 5 से काटी 11 बार कितना जाएगा
11 चक्के 66, यानी कि P प्लस Q में ये टोटल आ गए 66। क्या आ गए? 66 आ गए। लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों ट्राउजरों की कुल संख्या में से 1/3 ट्राउजर स्लिम फिट है। ये तो इतने ट्राउजर है, आपसे ट्राउजर नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या। अगर इसका 66 का अगर 1/3 कर दोगे, 1/3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्लिप फिट आ जाएगा, स्लिप फिट आ जाएगा, स्लिप फिट आ जाएगा। अरे जल्दी बताओ, इसका जैसे ही आप 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 22, कितना आ जाएगा? 22। तो जो स्लिप फिट ट्राउजरों की संख्या वो कितनी है? 22। यानी कि सवाल बहुत आसान होते हैं, आपको लगता है इन सवालों को डर, लेकिन आपको डरना नहीं है। दोबारा से देखिए, तो ये कोई पाई चार्ट है। क्या है? पाई चार्ट। इसमें P है, Q है, R है, S है। फिर किसी एक पे पूछेगा, 2 पे पूछे, 3 पे पूछे, सभी पे पूछे, इससे मुझे कोई दूर दूर तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपसे कह रहा है Q और R, तो मैंने ये देखा Q और R दोनों में मिलकर कितना है? 55% है, जबकि टोटल जो ट्राउजर थे कितना है? 120। तो मैं इसे 120 का अगर 55% निकाले तो कितना जाएगा? 66 आ जाएगा। लेकिन ये तो कुल आ गए P और Q में, लेकिन ये कह रहा है P और Q में पूछे गए खरीदे गए 1/3, यानी कि ये 66 का 1/3 स्लिप फिट है। क्या है? स्लिप फिट है, और वही आपसे जानना था। बताइए दोस्तों, इस सवाल में कोई सी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो तो नहीं आई ना? चलिए ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सभी से मेरी गुजारिश है तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। ठीक है, अपने जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप डी वाले बच्चों को शेयर जरूर कर देना भाई, उनका भी भला होना चाहिए। देखिए, मैं उस लेवल का पढ़ाऊंगा आपको, एग्जाम को ओरिएंटेड, सारे के सारे प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेंगे। नंबर चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट नहीं। चलिए, तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी? चलिए दोस्तों, ठीक है, 3 वर्ष बाद तेजा की पूछ रहा है। चलिए मैं पहले कंसेप्ट बता दूं, फिर थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा। तेजा है और क्या उसकी मदर है, ठीक है। इनका जो अनुपात है वो 7:11 है, वर्तमान का यानी प्रेजेंट है। इनकी क्या प्रेजेंट आयु है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, यानी दोनों की आयु का अंतर कितना है? 20 वर्ष है। जबकि यहाँ अगर अंतर की बात करो तो कितना है? 4 है। कितना? 4 है। जबकि सवाल में कितना दे रखा है? 20। तो 4 का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर। इसे 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है। क्यों? अगर इसे 5 गुना करोगे तो 5 चौक 20। जब ये 5 गुना है तो सर जी ये भी 5 गुना हो जाएगा। कितना? 5 7 35। जब ये 5 गुना तो आपसे मदर की पूछे तो ये भी 5 गुना करना जाएगा 55। लेकिन ये तो उनकी प्रेजेंट आ गई। क्या आ गई? प्रेजेंट आ गई। तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी। तो तेजा की आयु प्रेजेंट है। 3 वर्ष बाद, देखिए बाद की केस में आप क्या जो भी, जैसे मान के चलिए मैं आज 25 साल का हूं तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा? 28 साल का। ठीक है, तो बाद के केस में जोड़ते हैं, पहले के केस में घटाते हैं। तो ये 35 है, प्लस 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 38 वर्ष का। कितना हो जाएगा? 38 वर्ष का। और आपसे यही पूछ रहा है कि तेजा की आयु कितनी होगी? 38 वर्ष को। क्या होगी? 38 वर्ष होगी। अगर आप नोट करोगे, आपसे दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? ये बता दो, माता की वर्तमान आयु 55, माता की 10 वर्ष बाद 65, ऐसे पूछता है। एक सवाल को, इसी सवाल को इधर से उधर कर लेगा और वो पूछता रहेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका बता दूं, ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट बता दूं। चलिए दोस्तों, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? बहुत आसान है। हालांकि मैं एज अभी तक जब से मैंने आपको पढ़ाया है, यकीन मानिए एज के मैंने 7 पार्ट कराए रेलवे के स्पेशल। और रेलवे में एज ऐसा हल्का फुल्का नहीं पूछा जाता है, बड़ा धांसू तरीके से पूछा जाता है। इसमें मैंने 7 पार्ट कराए। ये 7 के 7 पार्ट 20K पे चले गए। और अभी तक सबसे ज्यादा जो प्यार मिला है मेरे को इस एज पे ही मिला है, क्योंकि मैं हर चीज को एनालाइज करता हूँ। क्योंकि एज बच्चों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर आप इसे जाके अगर एक बार समय हो और एज में अगर आपको ये डर लगता है तो जाइए इस एज को जाके देख लीजिए, बड़ा मजा आता है। प्ले लिस्ट में 20,000 है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब मैं ये कह रहा था इस सवाल को डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। किसी बच्चे को समझ में आता ही नहीं है, एज में कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है।
आपको ये देखना है कि आपको ये देखना है, पूछा किसकी है, तेजा की, जबकि तेजा और मदर का जो अनुपात ये है, तो तेजा कितना है, 7 है। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। एक बच्चा कहेगा सर ये तो ना 7 का मल्टीपल, 7 पंजे 35, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक बात बता दो, ये अगर 3 वर्ष बाद ना होती तो ये इसका आंसर हो जाता, लेकिन 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए ये हिंट दे दी 35 है, तो इस 35 के बाद जैसे 7 का मल्टीपल या तो इसके आसपास जाना है, 7 चौक 28, या 28 में 3 जोड़ के हो सकता है क्या, 31 दिख रहा है, नहीं, तो 7 पंजे 35, 35 तो दिख रहा है, ये तो प्रेजेंट हो गई जो ये वाली आई थी, लेकिन ये कह रहा है 3 वर्ष बाद, इसे 35 में 3 जोड़ोगे यही आ जाएगा। या फिर ऐसे ना समझ के, ऐसे समझो कि इसमें से 3 वर्ष बाद है ये, तो इसमें से 3 घटा दो, कितना देगा, 35। क्या ये 7 से डिवाइड है, बिल्कुल सर ये 7 से डिवाइड, इसमें से 3 घटाओगे 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें से 3 घटाओगे 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें से 3 घटाओगे 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते, आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आता है एज में। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सर। 10 विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक परीक्षा में 20 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुलक माध्य बहुलक माध्यिका और माध्य, और भी होते हैं, परसर होते हैं, विचलन गुणांक होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इन्हीं भी 3 पर फोकस करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिस जरूरत में जरूर लिए। बहुलक को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, इसको बोलते हैं मीडियन, और इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान जो पड़ता है वो पड़ता है, देखिए इसी सवाल में सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं। अगर मोड की बात करूं तो मोड, बहुलक का मतलब क्या है, बहुलक, बहुलक, लक का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर की क्वांटिटी लाना, लक का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा कोई एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में बार बार आ रही है, बार बार, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। बहुलक का ही ये मतलब होता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो ज्यादा मैक्सिमम बार, मैक्सिमम रिपीट हो रही है। अब आपको ऐसा नहीं कि सबको देखना है, पहले 15 को देखो, फिर 12 को देखो, फिर 13 को देखो, फिर 14 को देखो, फिर 16 को, ऐसा नहीं, आपको फिर ऑप्शन का सहारा लेना है। आपके पास 16 है, 18 है और 19 है, और ये क्या 15 है। तो सबसे पहले आप 16 देखिए, तो 16 कितनी बार है, एक बार, ये एक बार है। 18 देखिए, 18 कितनी बार है, एक बार। 19 देखिए, 19 कितनी बार है, एक बार। और 15 को देखो, 1 2 3, तो 15 कितनी बार है, 3 बार। तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या मैक्सिमम बार होगी, अब ऐसा नहीं हर किसी को देखने लग जाओ, वो ऑप्शन को भी सारा लेना है। तो करेक्ट आंसर का मैक्सिमम टाइम ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो हो गया सर बहुलक। अगर माध्यिका की बात करूं तो देखिए, माध्यिका की अगर मैं बात करूं, माध्यिका की अगर मैं बात करूं तो माध्यिका एक तरीके से एवरेज होता है। क्या होता है, एक एवरेज, यानी कि इन सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का सम अपॉन में नंबर, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, एक तरीके से एवरेज होता है माध्यिका। सॉरी माध्य होता है ये, एक मिनट, माध्यिका नहीं, माध्य होता है ये, माध्यिका नहीं, माध्य होता है, माध्यिका अलग होती है, ये माध्य होता है। क्या होता है, माध्य। ठीक है, माध्य यानी कि मीन। ठीक है, मीन होता है। मीडियन एक अलग केस पड़ जाता है, एक मिनट में चेकआउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है। चलिए सर सही है बिल्कुल, यानी कि माध्य होता है, माध्य का एक अलग प्रक्रिया होती है। तो माध्य इसका मतलब क्या है, इन सभी को जोड़ना, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना। तो जैसे 10 से तो डिवाइड होगा, ये तो फिक्स है। इसका मतलब कोई ऐसा एक ऑप्शन है जो 10 से डिवाइड हो, मुझे ये नहीं पता है कि ऊपर क्या है,
मान के चलिए जोड़ दूं, चलिए तो देखिए और डायरेक्ट तरीका बता दूंगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 तो ये हो गया, 100 तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। प्लस 5 और 1 6 और 9 15 और 8 15 और 8 23 28 28 और 6 34 34 और 38 38 41 41 और 43 और 43 44। कुछ गड़बड़ किया है क्या? कुछ गड़बड़ किया है क्या? जल्दी से देखिए, क्योंकि 100 तो ये क्लियर हो गया। देखिए 100, कोई और संख्या तो नहीं है, 100 तो क्लियर हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। 7 और 3 10 और 4 14 14 6 20 20 और ये 30 30 और 1 40 40 और ये 8 48 48 से आ रहा है। 148/10, 148/10, ठीक है। देख लेना एक बार, 148/10, तो 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 14.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14.8 आ जाएगा। तो ये इसकी माध्य आ गया, ये इसका क्या आ गया? माध्य आ गया। इसी तरीके से माध्यिका के केस में क्या करते हैं, जैसे माध्यिका के केस में क्या करते हैं, माध्यिका के केस में ये करते हैं, जैसे मान के चलिए 3 विषम संख्याएं और इस तरीके से दे रखी हैं, मैं इसी में समझा देता हूं, क्योंकि तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, सेम रहेगा, अलग अलग पूछ सकता है। मैं आपसे ये कहूं माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्रम में लिखना है। जैसे मान के चलिए सबसे पहले क्या आएगा, इनमें सबसे छोटा क्या है? 11, 11 आएगा। फिर क्या आएगा? 12 आएगा। फिर क्या आएगा? 12 और तो नहीं है, 13 आएगा। फिर क्या आएगा? 14 आएगा। राइट सर, 14 और तो नहीं है, ठीक है। फिर 15, तो 15 जितनी बार है उतनी बार लिखना है, 15 15 और ये 15, राइट सर, 15 15। फिर उसके बाद 16, कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 के बाद और कुछ है? 17 नहीं है, 18। तो मैं कुछ ही टर्म्स लेके समझा देता हूँ। अब इसमें से ये कहूँ कि इतने ही देते हैं, बाकी नहीं है, तो माध्यिका कैसे निकालोगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या है? विषम है। तो पहले के 4 टर्म्स और बाद के 4 टर्म्स हटा दीजिए, जो ये बचता है ना, ये क्या कहलाता है? ये माध्यिका कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? ये माध्यिका कहलाता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। और ये क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुलक मैंने समझा दिया, माध्यिका मैंने समझा दी, और माध्य क्या होता है? एक तरीके से एवरेज होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल जो है एक अच्छा सवाल है। भिन्न के लघुत्तम समावर्त एलसीएम की गणना अंशों का एलसीएम हरों का एचसीएफ के रूप में दी जाती है। ये भिन्न दे रखी है, तो लघुत्तम समावर्त, ये तो एक तरीके से हिंट दे दी। सवाल जो देता है ये कहता है कि 5/6 और 6/5 और 3/2 का ये बता दो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम क्या हुआ, ये पूछता हूं। लेकिन यहाँ जो हिंट ये जो हिंट दे रखी है ना, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ, ये कंसेप्ट होता है। लेकिन देखिए कितना आसान करके दे दिया, ये कंसेप्ट होता है। अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी होती तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले अंश का लेते हैं एलसीएम, क्या लेते हैं? एलसीएम, और नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछता, अगर आपसे एचसीएफ पूछता, मैं कह रहा हूं इसी सवाल में एचसीएफ पूछना चाह रहा हूं, तो ऊपर वाले का लेते एचसीएफ, एचसीएफ, और नीचे वाले का लेते एलसीएम। बस ये 2 कंसेप्ट है जब कभी फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाए। चलिए दोनों बता देता हूं। ऊपर वाले का एलसीएम का मतलब क्या है? अगर 5 6 और 3 का, 5 6 और 3 का एलसीएम लो। एलसीएम का क्या मतलब? देखिए अगर ये 3 इसमें मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब इसे तोड़ उड़ा देना। अगर ये इसमें मल्टीप्लाई में, अब यहां बचा 6 ऊपर से करना जाएगा 30 आ जाएगा। और सर एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ वह वैल्यू होती है, जैसे 6 दे रखा है, 5 दे रखा है और ये 2 दे रखा है। एचसीएफ वह वैल्यू होती है जो इन संख्याओं को डिवाइड करे, इन संख्याओं को डिवाइड करे। क्या 2 डिवाइड कर पाएगी? इसको कर दी, इसको कर दी, इसको नहीं करेगी। इसका मतलब 1, क्या 1 सभी को डिवाइड कर दी, इसको भी कर दी, इसको भी कर दी, इसको भी कर दी, एचसीएफ कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उस केस में एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि एचसीएफ बता दो, एचसीएफ बता दो। ऊपर वाले का एचसीएफ क्या किसी से कट रहा है? नहीं कट रही है, यानी एचसीएफ वो वैल्यू होती है जो इन संख्याओं को काट सके, जैसे 5 है, 6 है और 3 है, तो एचसीएफ क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, क्या जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ निकल के आ गया। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो जल्दी से बताइए। किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो जल्दी से बताइए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक बच्चे का कमेंट आया कि सर बहुत हेल्प हो जा रही है आपके कारण, यानी कि वो बच्चे ने अभी फिलहाल 7 मिनट पहले दिया है कि बहुत हेल्प हो जा रही है आपके कारण। एक बच्चा लिखता है वेरी नाइस सर जी, आपका हर एक वीडियो देखता हूं, कंटिन्यू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थोड़ा इस तरीके से बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट आते हैं, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव, बड़ा अच्छा लगता है और मेहनत करने का मन करता है। चलिए, ये सारे के सारे एग्जाम में आपके रिपीट होंगे, इस बात को नोट कर लेना। 40 सेट नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 40 सेट टेबल, मान के चले किसी बच्चे के एग्जाम में ये आ गया तो क्या वो छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ेगा ना। चलिए देखिए, इस सवाल को देखिए क्या कहता है। पंकज एक कार्य को 1/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दशमलव के स्थान तक जाते हैं। क्या मैंने ये सवाल नहीं कराया क्या? मैंने जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया था रेलवे के तो इस तरह के सवाल कराए थे। कभी भी याद रखना, जैसे 1/, क्या दे रखा है? 5, ये कितने दिन ले रहा है? 6 दिन। तो यहाँ से एक भाग ही निकालना, इसका मतलब ये उधर मल्टीप्लाई जाओ तो कितना आएगा? 6/30। तो कुल मिला के ये है। चलिए यहाँ तो 1/, दे दिया है आपको, ये दे दिया कि 2/3 कितने में? 6 दिन में। फिर क्या करोगे? तो इसे 2 से काटे, 2 तिया 6, एक भाग हो गया और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना दिन लेगा? 9 दिन। ऐसा भी आ सकता है, परसेंटेज में आ सकता है। पंकज की बात करूं तो पंकज की अगर मैं बात करूं तो एक भाग कितने में? 6×5 कितना आएगा? 6×30। ये बच्चों से सवाल पूछे गए हैं। और जगत की बात करूं, और अगर मैं जगत की बात करूं तो जगत कितना है? 832, कितना? 832। तो सर इनका एलसीएम क्या लोगे? जो एलसीएम लेते हैं ये टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटल वर्क। एलसीएम जो है ये टोटल वर्क कहलाता है। अब टोटल वर्क में एलसीएम में क्या लोगे? तो देखिए 30 और 32 का सर एलसीएम क्या लोगे? 30 और 32 का एलसीएम क्या लोगे? तो देखिए, या तो इनके फैक्टर लिख दो, ठीक है, या फिर देखिए इसे काटोगे तो 16 दूनी 32 और इसमें 2 आ जाएंगे, सारे के सारे 2 आ जाएंगे। इससे काटोगे तो 5×6 30 या 6×5 30, तो 2 तिया 6 और 6×5 30, ये आ जाएगा। अगर आप नोट करोगे तो इसमें जो 2 है वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आपसे मैं पूछ रहा हूँ एलसीएम क्या हुआ? तो मैंने ये बताया था टाइम एंड वर्क में, तो पहले आपको 2 देखना है। यहाँ 2 के लिए एक बार है और यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो मैक्सिमम बार लेना 2×2×2×2×2×2। एक बच्चा कहेगा सर ये भी तो यहाँ भी थे, लेकिन बेटा कुछ हो सकता है बच्चे इसे समझ पाए, लेकिन इससे आसान समझाओ। 1 2 3 4 5 इंटू, अब 3 पे आ जाओ, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है तो 3 ही ले लेंगे। फिर बचा क्या? 5, तो 5 ले लें। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16×5 80, तो ये आ गया। और 3 दूनी 6, 8 6 48, यानी 480 एलसीएम आ गया। सबसे आसान एलसीएम लेना ही पड़ता है, तो कितना आएगा? 480 आ गया। क्या जाएगा? 480 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे काटोगे इसको, ये टोटल वर्क होता है, इससे काटोगे इसको तो देखिए 1 0 से 1 0, और इससे काटोगे तो 16 बार जाएगा। इससे काटोगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब ये कह रहा है कि ये दोनों मिलके कितना समय लेंगे? तो टाइम, टाइम जो है, ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है वो लिख देता हूं। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये होता है, एक फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले पे पूरा टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है टाइम, यानी कि पंकज प्लस जग्गू,
तो क्या करते हैं, टोटल वर्क यानी कि 480 अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी, तो एक की एफिशिएंसी 16, इसकी कितनी है 15, तो कितनी है 31, कितनी है 31। ठीक है, अब जब आप इसे काटोगे तो सारी चीजें ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं, सारे ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं। तो सर अब इसे कैसे काटोगे, समस्या मेरे सामने ये खड़ी हो गई। क्या 480 को आप 31 से डिवाइड करोगे, चलिए कर लेते हैं। 31 से कम 31, क्योंकि एक बच्चा ऐसे भी करता है। ठीक है, 7 और 1, 31 पंजे 5 और 5 दिया 15, 31 पंजे ये आ जाएगा, कितना बचेगा 5 1। ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, फिर 31 पंजे लवा लवा ये आ जाएगा, एक और बार 15.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा। या फिर एक बार इसे कैलकुलेट करोगे सीधे सीधे, तो मैं ये देखता हूँ कि कितना दे रहा है, मैं ये देखता हूँ कि आखिर ये कितना दे रहा है एक्चुअल में, रियल में है कितना, फिर मैं कुछ चीजें बताऊंगा। 480 डिवाइड बाई 31, ठीक है 15.55। अब देखिए एक बच्चे ने ऐसे कर लिया, राइट सर, चलिए अच्छी बात है 15.55 आ गया, लेकिन मैं आपको ये समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, वो देखो कि आप 31 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि ये जीरो मान लो, ये मान लो, कब माना है मैंने, एक जीरो से एक जीरो इससे काटे तो कितनी जाएगा 16 बार, तो लगभग लगभग 16 बार तो आएगा, तो 16 से ऊपर नहीं हो सकता, और 14 तो बहुत नीचे चला गया। अब इन दोनों में ऑप्शनों में एक बचता, गलती से मान के चलिए ये भी कट जाता तो ये इसका आंसर हो जाता। तो ये भी तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, ये सारी चीजें सारे तरीके मैं आपको सिखाता हूँ जब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए देखिए, हर चैप्टर रिवीजन हो रहा है आपका। एक व्यक्ति 375 मीटर की सड़क को, तो ये क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, 75 सेकंड, तो ये क्या है, टाइम है। आपसे कह रहा है उसकी चाल बताइए। तो देखिए चाल बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। चाल बराबर क्या होती है, हिंदी में बात करोगे तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय ये होता है हिंदी वाले बच्चे। तो आपसे स्पीड पूछ रहा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है आज मेरे पास 375 अपॉन में टाइम कितना है 75 सेकंड। तो ये तो सर मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड आ गया, जबकि आपसे ये कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, यदि मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, या आपको किलोमीटर प्रति घंटे से आपको किस में जाना है, मीटर प्रति सेकंड में। टाइम एंड स्पीड तो मैं बहुत अच्छे ढंग से कराया हूं मैं, ठीक है बहुत अच्छे ढंग से कराया हूं। चलिए सर, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, या किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो देखिए यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आप एक बताओ छोटे से बड़े में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं बड़े में, इसका मतलब 18 ऊपर आएगा बड़ा बट्टे 5 आएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे से किसमें आ रहा है मीटर में, छोटे में जा रहे हैं तो ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या 18 है, इसमें मल्टीप्लाई कर, यानी कि बड़े में जाते हैं तो बड़ा ऊपर है 18 बड़ा है, छोटे में जाते हैं तो 5 छोटा है मेरा। आपको किस में जाना है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 18/5 मल्टीप्लाई आपको करना है, और ये किस में चेंज हुआ किलोमीटर प्रति घंटे में, राइट सर। तो देखिए अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलके कितना देगा 375, स्पीड कितनी जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं ऑप्शन में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस आपका ना प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, यकीन मानिए इस पहली क्लास से आपके 5 से 10 सवाल कवर कर ले जाऊंगे, और कहो तो ज्यादा क्वांटिटी कर देंगे, 9 से 10 सवाल आप आसानी से इसमें से ढूंढ पाओगे जब आप पेपर में बैठोगे, लेकिन कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1200 रुपये और 3 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर जाती है। अब यहाँ पर जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा।
और ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। तो देखिए साधारण ब्याज का 2 वर्ष में आपको ऐसे लिखना है कि 2 वर्ष में कितना 1200। फिर अगली जो आएगी वो इससे बड़ी आएगी 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के ऊपर लिखना है 3 वर्ष में कितना 15। इतना कर लिया सर। आपसे रेट पूछा तो मैं रेट बता दूंगा। अब इतना करने के बाद आपको केवल अगला जो काम करना है इनका डिफरेंस करना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना जाएगा 1 साल, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना जाएगा 300। तो सबसे पहला सवाल आपको 1 साल का साधारण ब्याज ही निकालना है। तो ये जो आता है 1 साल का साधारण ब्याज, आपसे ये पूछे कि 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, सबसे पहला सवाल, तो कितना आ जाएगा 300। लेकिन अब इससे पी निकालना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, सारी चीजें करा चुका हूं। आपको पूछ रहा है रेट, इसका मतलब क्या एसआई ऊपर आ जाएगा और ये पी और टी नीचे आ जाएगा, पी इंटू टी नीचे आ जाएगा और ये 100 मेरा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये क्या बचेगा आर बचेगा। क्या बचेगा आर बचेगा, क्या बचेगा आर बचेगा। लेकिन एक बचेगा सर फॉर्मूला में तो याद ही नहीं रहता। 1 साल का साधारण ब्याज ये है, अगर 1 साल का साधारण ब्याज ये है तो देखिए ये अमाउंट है, ये क्या अमाउंट ही तो है। लेकिन मैंने ये बताया कि अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई, ये होता है पी प्लस, अगर मैं पी जानना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे ए माइनस के एस आई बराबर क्या जाता है पी निकल के आ जाता है। पी बोले तो प्रिंसिपल, ए बोले तो अमाउंट। ठीक है दोस्तों, पी बोले तो प्रिंसिपल, ए बोले तो अमाउंट। राइट सर। अगर 1 साल का साधारण ब्याज है या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, बताओ किसमें रखो, किसी में रख दो। अगर 1 साल का ये है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 और 600 में से ये घटा दो, 1200 में से 600 घटा दो तो पी कितना आ जाएगा 1200 मेरा अमाउंट है और इसमें से पी घटा दो कितना 600, तो कितना जाएगा 600 मेरा पी आ जाएगा। सॉरी ऐसा ही घटा दो, ये ऐसा ही है, ऐसा ही घटा दो तो कितना आ जाएगा 600। आपसे पूछा रेट, रेट ऑफ परसेंटेज क्या होता है, रेट ऑफ परसेंटेज क्या होता है यानी कितना साधारण ब्याज, कितना साधारण ब्याज 300 1 साल का, अपॉन में पी, पी कितना है 600 और समय आप 2 साल के लिए इंटू 100। चलिए दोस्तों काटिए। अच्छा ये जो साधारण ब्याज है वो कितने का है 1 साल का, तो यहाँ भी जो समय लूंगा वो 1 साल का ही लूंगा। क्या लूंगा 1 साल का, क्यों कि ये जो समय है ये जो साधारण ब्याज है वो 1 साल की है, तो यहाँ जो समय लूंगा वो 1 साल ही लूंगा। ऐसी गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं। इससे काटेंगे कितनी बार 2 बार और इससे काटेंगे कितनी बार 50 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 50%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेफर चौड़ाई इज द करेक्ट। पहला सवाल आपसे साधारण ब्याज पूछता है, दूसरा सवाल आपसे मूलधन पूछता है, दूसरा सवाल इसी सवाल में, और तीसरा सवाल आपसे रेट पूछता है। क्या पूछता है रेट। तो ये इस टाइप के 3 सवाल बनते हैं, कुछ नहीं करना है, 2 साल के लिए इतना, 3 साल के लिए इतना, अंतर निकालो 1 साल का साधारण ब्याज है, इसे साधारण ब्याज को इसमें रख दोगे तो ये क्या जाएगा ऐसा ही 2 साल का, इस अमाउंट में से घटा दो क्या निकल के आ जाएगा पी निकल के आ जाएगा। अब रेट निकालना, तो रेट साधारण ब्याज इंटू पी इंटू टाइम, टाइम करना भाई 1 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल ही लोगे ना, या 2 साल का साधारण ब्याज होगा तो 2 लोगे, 1 इंटू 100 का नया 50। तो 3 सवाल यहाँ से बनते हैं और तीनों सवाल आपके रिपीट होते हैं, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तीनों सवाल आपके रिपीट होते हैं, इस बात को आप नोट कर लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना। चलिए 7140 और 13200 का महत्तम समावर्तन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 7140 और 13200, देखिए आप बेसिक से करते रहना कि इससे इसे डिवाइड कीजिए, इससे इसे डिवाइड कीजिए, ऐसे कीजिए, लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई इनमें से एक ऐसा फैक्टर होगा जो इनको डिवाइड कर देगा, लेकिन वो भी क्या होगा हाईएस्ट, हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम। इनमें से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा इनको डिवाइड करेगा। तो मैं ये देखूं इन चारों में, मैं ऑप्शन का सहारा ले रहा हूं, इन चारों में सबसे बड़ा ये है, तो मैं ये देखूं 11 से ये तो डिवाइड है, लेकिन 11 से ये डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 11 तो नहीं हो सकता। अब 3, 2 और 5 बचा, 3, 2, 5 बचा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 दूनी 6, 3 3 3 8 24, 3 से भी ये डिवाइड है। इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट
क्या इससे बड़ा है क्या, तो ये तो कट गया क्योंकि इससे बड़ा ये हो गया। अब क्या है, ये 5 जो है 5 से अगर कट रहा है तो आप फोकस करोगे तो 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो 5 होगा। भले ही चाहे इन दोनों से कट रहे हैं, इससे भी, लेकिन ये आंसर नहीं होंगे, केवल केवल ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इससे बड़े से बड़े सवाल अगर आता है तो आपको इसी तरीके से आपको इजीली सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आ जाए इस पे। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, जैसे मान के चलिए कोई मैं एक आयत ले लेता हूं बढ़िया सा, ये मैंने आयत ले लिया बढ़िया सा, ये बहुत बढ़िया आयत, इसे मैं नाम देता हूं ए बी और ये सी और ये डी, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो देखिए अगर एरिया की बात करता हूं तो एरिया क्या आता है इसका, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। अब पेरीमीटर की बात करो तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए पेरीमीटर एल और एल कितना आता है 2l प्लस, क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है में, तो 2b 2 कॉमन ले लो तो क्या जाए l प्लस बी आ जाए, ये क्या जाता, इसका पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, इसका पेरीमीटर आ जाता है। डायगोनल की बात करोगे, अगर डायगोनल की बात करो, क्योंकि ये सारे सवाल पूछे हो डायगोनल, अगर ये एल है और ये क्या है बी है, तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम मान के चलिए एक्स मान लेता हूं इसे, या डी मान लेता हूं, डायगोनल को डी मान लेता हूं बिकट, तो ये कैसे निकाल, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं, आपसे ये पूछ रहा है तो डायगोनल क्या जगह अंडर में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि कोई भी चीज कराता हूं तो मैं लॉजिकली कराता हूँ, यहाँ से डायगोनल जो निकल के आ जाएगा अंडर में एल का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। अब आपको इन तीनों में से कोई भी चीज पूछ ले, आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ ले, आप आसानी से निकाल पाओगे। आपसे ये पूछ ले, आपसे ये पूछ ले, आपसे ये पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है, हो सकता है कल को कुछ और पूछ ले। चलिए अब ये कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, अगर ये 1 है तो ये इसका 2 गुना है, जैसे रेशियो की बात करो, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 है, ये रेशियो है। अगर इसको कोफिशिएंट में चेंज करना है, अगर इसे वैल्यू में चेंज करना है तो किसी ना किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा। आपसे कह रहा है यदि उसका परमाप क्या है, तो परमाप क्या होता है 2l प्लस बी, ये परमाप होता है, जबकि परमाप कितना दे रखा है 42 दे रखा है, 2l की वैल्यू क्या है 2x प्लस b की वैल्यू क्या है x बराबर कितना 42 के, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, यानी कि 6x बराबर कितना 42, 6 से काटिए कितनी बार 7 बार, x का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा, x का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा। आपसे कह रहा है उसकी लंबाई क्या कीजिए, तो लंबाई तो ये, तो इसका मतलब क्या ये 7 गुना 2 इंटू 7 कितना जाएगा 7 दूनी 14, उसकी जो लंबाई कितनी जाएगी 14। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए उसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एरिया क्या हुआ और डायगोनल क्या हुआ, आपको सारे पॉइंट बताने हैं आपको। चलिए देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया था, पाई चार्ट के यानी कि इस तरीके से DI के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, DI के सवाल, लेकिन ये सवाल बहुत आसान पड़ते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए पहले सवाल को पढ़िए, निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए, ये लाइन ग्राफ है, इसका अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया है लाइन ग्राफ स्टोर A, B और C में मौजूद है, स्वेट शर्तों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि स्वेट शर्तों की संख्या को दर्शाता है, स्वेट शर्तों को कह सकते हैं सफेद शर्ट, ऐसे समझो ना। चलिए अगर मैं एक की बात करूं तो एक बात फोकस करें, ये जो ग्राफ है ऐसे ये लाइन नंबरिंग दे रखी है, ये जो ग्राफ है वो ऐसे ही तो चल रहा है, ये जो ग्राफ है देखना ये ऐसे ही तो चल रहा है, ये ऐसे ही तो चल रहा है, पहले यहाँ जाएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे ही तो चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 50A है और ये क्या है B है, ये B है और ये क्या है ये C है, बस इतना सा खेल है, इतना सा खेल है, क्योंकि ग्राफ जैसे जाओ ऐसा तो नहीं मुंह उठा के C पे पहुंच गए, यहाँ से यहाँ भाई ऐसे जा रहा है वैसे तो चलोगे। अब आ जाओ बस, स्टोर A और स्टोर B में मौजूद स्वेटरों की संख्या में से
क्रमशः 20% और 40% बेची गई। स्टोर ए और स्टोर बी द्वारा बेची गई शर्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपका ए है, आपका बी है। ए की बात करूं तो कितना 50 है, और अगर मैं बी की बात करूं तो कितना 250 है, ये है। फिर ये कह रहा है कि ए में क्रमशः 20% और बी में 40%। अगर मैं इस 50 का मैं 20% करूं तो 20/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कितने बेचे गए 10 स्वेटर बेचे गए। प्लस इसी तरीके से अगर बी का यानी 250 का कितना बेचा जा रहा है, 250 का कितना बेचा रहा है 40% इंटू 40/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 25 चौका 100, तो कुल कितने बेचे जा रहे हैं 100, ये 10, ये कितना 110, कितने बेचे जा रहे हैं 110। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बताइए इससे आसान सवाल हो सकते हैं क्या? आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल बहुत आसान है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सर सवाल आपने क्या दे रखा है, लेकिन बहुत आसान सवाल। इनको इससे डरिए मत, इनको थोड़ा हैंडल कीजिएगा, बड़े अच्छे सवाल हैं। चलिए दोस्तों, अब आ जाओ सर इस सवाल पर। अभी कितने सवाल हैं? ये तो रीजनिंग का ले लिया, अभी तो बहुत सवाल है, इसका मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे, आसानी से करेंगे, इसमें कोई दो गलती नहीं कर। चलिए, दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित है। आप भले इसे 2 गुना स्पीड में देख लेना, 2 गुना स्पीड में देखना, ठीक है, मजा आएगा। दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित है। मिश्रण ए में तांबा और टिन, यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो इसमें कॉपर और टिन यानी एसएन कितना 1:2 है। अगर मैं मिश्रण बी की बात करूं तो कितना 1:3 है। यदि मिश्रण ए और बी समान मात्राओं में मिलाकर सी बनाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये भी सा उतना ही होगा, ये भी इतना ही होगा, मिलाकर यहाँ पे सी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सी बनाया जाता है। तो समान मात्राएं, अगर आप इस नोट करोगे तो कॉपर कितना 1, टिन कितना 3, तो टोटल कितना है ये 3 है, और यहाँ कितना 4 है। क्या ये समान मात्रा में है? समान मात्रा में मिलाकर सी बनाया जाता है। क्या ये समान मात्रा में या 3 है या 4 है? समान मात्राओं में मिलाकर सर कैसे करोगे? तो देखिए, इस 4 का तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 4 3 12, 4 3 12, इन समान मात्राओं में मैंने मिला दिया। राइट से जब 4 का यहाँ किया तो 4 का सभी में कर दो, 3 का किया तो 3 का सभी में कर दो, ठीक है। यहां से करोगे तो 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 3 का 9 और 4 दूनी 8, 8 और 9 17, तो ये आ जाएगा। क्यों? दोनों को जोड़ दें तो रेशियो कितना आ जाएगा 7:17, 7:17। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में। इतना छोटा सा सवाल है, इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। मैं हालांकि ये सारी चीजें मैं करा चुका हूँ, बड़ा मजा आता है जब ऐसे सारी चीजें करा चुका हूँ, कुछ नहीं छोड़ा है। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना 2 है, जबकि सवाल में कितना दे रखा है 34। इसे काटोगे तो कितनी बार 17 बार, तो कितने गुना 17 गुना, ये 17 गुना है। आपसे पूछा क्या है इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो छोटी तो ये, जब ये 17 गुना तो ये भी 17 गुना, 17 51, खत्म सवाल। देखना अब थोड़ा सा स्पीड खींचूंगा। चलिए, आपसे कह रहा है एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई कुल % वृद्धि का, ठीक है। मैं जब परसेंटेज पढ़ाया था, हाल फिलहाल में ग्रुप डी का भी परसेंटेज पढ़ा है और रेलवे का भी पढ़ा है, मैंने ये कहा था कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। वृद्धि और वृद्धि दोनों जगह वृद्धि हो सकता है, कमी दे रखते हैं। इसके लिए कंसेप्ट बताया था मैंने कि +-a +-b और +-ab ऊपर बढ़े। अब चाहे कुछ भी दे दे, चाहे दोनों जगह वृद्धि दे दे, चाहे दोनों जगह कमी दे दे, चाहे एक जगह वृद्धि दे दे, चाहे एक जगह कमी दे दे, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी सवाल पूछा जाता है इसी तरह का, ठीक है। तो देखिए, अगर वृद्धि है तो प्लस आएगा, कमी होती है तो माइनस आएगा, दोनों जगह वृद्धि तो प्लस आएगा। इसका मतलब क्या है, वो ए का मान है और ये बी का, तो प्लस के ए 10%, प्लस के बी 8%, फिर प्लस है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई में 10a इंटू बी अपॉन में 100। यहां तक किसी बच्चे को समझता? अब एक बच्चा कहेगा सर अगर इसमें से एक माइनस होता
सॉरी कमी होती है तो वो वैल्यू माइनस हो जाती है, तभी क्या दर्शाएगा माइनस की। चलिए एक ना आ जाएगा 18% प्लस के, एक जीरो से एक जीरो यानी कि प्लस के 0.8, अगर आप जोड़ोगे तो 18.8 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं सवाल को कैसे करता, मैं ये देखता कि दोनों जगह वृद्धि है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जोड़ेंगे 10 और 18, लेकिन वृद्धि है तो 18 से ऊपर जाएगा। तो देखिए 17 नहीं हो सकता, 18 से ऊपर जाएगा, 18 नहीं हो सकता, क्या 19 हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन फिर इनका मल्टीप्लाई देखोगे तो 80 आ जाएगा, तो लगभग लगभग यही हो। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस कराई है, अभी एक सवाल में तो नहीं करा सकता। ठीक है चलिए देखिए 0.25 को ये बार है, पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए यदि ये है, इस तरीके से दे रखा है। जैसे 0.25 ये बार है, बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है कि बार को हटाइए, जितने पॉइंट है वहां 9 लिख दीजिए, जैसे 25 है, बार को हटाओगे, बार को हटाओगे कितने अंक है 1 2, उतने ही 9 लिखने, उतने ही 9 लिखने। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 0.231 बार है ये, तो आप क्या करोगे, बार को हटाएंगे 231 और कितना कर देंगे 999। ठीक है ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0.231 ये किस पे बार है, क्या करोगे, ये 231 लिख दोगे और किस पे बार है एक पे, एक लिखोगे और बाकी कितने अंक है 2 जीरो कर दोगे। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे, सारी चीजें मैं करा रहा हूँ, मजा आता है। चलिए दोस्तों, श्री राघव ने एक कार 1,64,000 रुपए में बेची, तो ये क्या है एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है, जिसमें उन्हें 20% की हानि कार का दिखे। अगर 100 में से अगर 20% की हानि हुई, ये कल ही कराया मैंने, ये सवाल कल ही कराया है, 100 में से 20% की हानि तो कितने बेचेगा 80 में, 80% में। तो मैंने ये भी बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के बाद क्या मिलता है एसपी मिलता है सेलिंग प्राइस। तो ये 1,64,000 जो है ये क्या है, ये 80% का मान है, तो आपको चाहिए कि ना 100%, इसका चाहिए 100%। ठीक है दोस्तों काटिए, एक जीरो से एक जीरो, 8 से काटो, 8 दूनी 16, ठीक है, नए यानी कि जीरो 8 40, ठीक है, और ये 2 जीरो ही है, तो ये 20, ये 5 4 ये आ जाएगा। तो कहीं दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अब देखिए जब इस तरीके का सवाल आता है मूल वाला, तो यहाँ ना बच्चे को थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस के 4x प्लस 1 बराबर के मूल समान है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, यानी ax² माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। इसे जब तुलना करते हैं आपकी, ये करते हैं ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, तो ये एक्चुअल में समीकरण होता है, इससे तुलना करते हैं, तो ये a का मान ये हो जाएगा, b का मान -4, c का मान 1। लेकिन ये कह रहा है मूल समान है, मूल समान का मतलब क्या है कि सर जी मूल समान है। जैसे मान के चलिए मूल समान है अल्फा और ये बीटा, ये मूल है। अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर मैं इसके मूलों का योगफल जानना चाह रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b अपॉन में a होता है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन में a, c अपॉन में a, c अपॉन में a, ये होता है। तो ये दो कंसेप्ट आपको आने चाहिए कि सर जी अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है, मूलों का योगफल कितना होता है माइनस के b अपॉन में, मूलों का गुणनफल कितना होता है c अपॉन में a। ठीक, अभी कह रहा है कि ये दोनों मूल समान है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये z है तो ये भी z होगा। चलिए देखिए, अगर आप नोट करोगे, अगर मैं ये कहूं कि इस वाले पॉइंट को नोट करो, क्योंकि दोनों समान है, अल्फा इंटू बीटा बराबर इसमें क्या जाएगा c अपॉन में c अपॉन में a, तो c का मान कितना 1 अपॉन में a कितना a,
लेकिन ये दोनों मूल क्या है, समान है, यानी एल्फा इंटू एल्फा बराबर क्या है 1 में ए। लेकिन इस एल्फा की जगह क्या करोगे फिर, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या वैल्यू रख के करें, चलिए वैल्यू रख के करें 1 4 3। बताओ सर कैसे करोगे, अगर ये मूल समान है, तो अगर ये मूल समान है ये, अगर मैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या करूँ 1 में ए आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मूल जब समान आते हैं, मूल जब समान आते हैं, इस बात को नोट करना, एक बार देना, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि अगर आपसे अल्फा और बीटा का मान पूछे, यानी दोनों का सम पूछे, मूलों का योगफल पूछे, तो माइनस के बी अपन में ए। अगर मैं आपसे यहाँ पूछता तो ये इसका आंसर आता, अल्फा बीटा पूछता तो सी अपन में ए आता। लेकिन कह रहा है जब मूल समान हो, जब मूल समान हो एक केस बनता है विवेक्तर वाला कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर के माइनस के 4ac एक विवेक्तर का केस होता है, विवेक्तर का। लेकिन मूल समान है तो ये डी का मान क्या जाता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0, जब मूल इक्वल हो, मूल इक्वल हो, मूल इक्वल हो। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू सर माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू ये ए है, और सी की वैल्यू क्या है 1 है, बराबर क्या है 0 है। एक करोगे तो 4 चौक 16, माइनस के उधर जाएगा तो बराबर में क्या देगा 4 है। इसे काटोगे तो ए का मान कितना जाएगा, ए का मान 4 आ जाएगा, कितना जाएगा, ए का मान 4 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं सोच रहा था थोड़ा सा आसान कर दूं, लेकिन जब मूल समान हो तो ये विवेक्तर का केस होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। लेकिन ये तो एक फॉर्मूला होता है, ये अगर इक्वल है यानी मूल समान है, तो ये डी बराबर किसके हो जाता है, 0 के, किसके 0 के। ये आप रख दोगे, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है। ठीक है, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल क्या होगा इसी सवाल में, इसी सवाल में। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये सवाल है, ऐसा सवाल जब आपका पूछा जाता है तो बड़ा मजा आता है। आपको ये याद रखना है कि देखिए बोर्डमस, बोर्डमस, बोर्डमस का मतलब क्या है, पहले बार या बी, बी बोर्डमस, बोर्डमस का क्या है, पहले बार फिर ब्रैकेट, बी बोर्डमस होता है, बी बो, ऐसे थोड़े से रहेंगे तो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है। चलिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बार तो नहीं आ रहा, सबसे पहले आपको ये देखना है बार तो नहीं आ रहा, फिर आपको ऑफ देखना है का तो नहीं आ रहा। सबसे पहले ये, फिर इसके बाद ये, राइट सर, फिर कोष्टक, छोटा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक, और फिर उसके बाद मछला कोष्टक। लेकिन इन सभी में इसके बाद का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर सब्ट्रैक्ट। लेकिन ये इसके बाद पहले बार देखना है, फिर ऑफ देखना है, फिर कोष्टक के भीतर कोष्टक, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये ऐसे तोड़ते हुए चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इनमें भी इसका भी ध्यान रखना है कि पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर अगर आप ये फोकस करोगे तो सबसे पहले ये देखो बार तो नहीं दिख रहा है ना ऑफ दिख रहा है, इसका मतलब कोष्टक देखो, तो सबसे छोटा कोष्टक तो यही है, तो पहले इसे तोड़ो। तो तोड़ेंगे, इसमें भी सबसे पहले आपको डिवाइड वाला पोजीशन करना है, क्या करना है, डिवाइड वाला। तो आप इसे जब डिवाइड में लेंगे तो 21 नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो 3 से काटे, 3 7 21, तो 7 से काटेंगे 1 बचेगा, तो यहाँ से बाहर 1 आ जाएगा, यहाँ से बाहर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन अब ये पूरा का पूरा कोष्टक में आ गया, इसका मतलब फिर भी डिवाइड का ही देखना है, पहले किसका देखना है, डिवाइड का। तो 4 तिया 12, 3 बार और 3 दूनी 6, और 6 में से 1 जाए कितना देगा 5, यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा, 5 से काटोगे तो 5 25, तो बचेगा कितना 3 माइनस के 5 कितना देगा माइनस के 2 देगा। तो करेक्ट आंसर 15। ये ऐसे ही करने होते, ये सवाल ऐसे ही करने होते। एक बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा समझ में कम आया है, तो मैं डिटेल में समझा। चलिए बेटा डिटेल में समझा देता हूँ।
मैं सोचा था थोड़ा सा जल्दी कर दूं। 3 माइनस के 25 डिवाइड बाय ये 12 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 है, माइनस के 3 इंटू 7 और डिवाइड बाय 21, ये दे रखा है। एक बात बताओ, सबसे पहले छोटा कोष्टक देखना है। क्या देखना है? छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक तो है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले क्या देखना है? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। ये इसे जब बट्टे में क्या करोगे? 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से काटिए तो 3 बार, 21 से काटो तो 1, तो यहां से बचा आपका 1। अब इस कोष्टक के अंदर आ गया, जैसे ये कोष्टक आ गया 3 माइनस के 25 डिवाइड बाई ये 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, तो ये माइनस के 1, ये कोष्टक आ गया। अब इस कोष्टक में भी सबसे पहले डिवाइड देखना है। तो 4 से काटें तो 4 3 12, 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 जाए कितना देगा? 5। फिर इस 5 को इससे डिवाइड करोगे तो 5 25, यानी 3 माइनस के 5 देगा, कितना देगा? माइनस का 2। आपको कैसे भी कर लीजिए, आपको सीखना है बस। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, ये तो रीजनिंग का है, इसे रहने देना, आप ट्राई कर लेना। चलिए, ये भी नॉर्मल सवाल है, बताए तो। श्री राघव एक दिन में 45 मिनट टहलता है, उसके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है? अब आप एक छोटी सी बात बताओ कि ये पूरा दिन है, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में तो वो जो टहलता है वो केवल केवल 45 मिनट टहलता है। कितने में से? 24 घंटे में से। 24 घंटे में से केवल केवल 45 मिनट टहलता है। लेकिन एक बात ये आपको ये याद रखनी, अगर ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट आनी चाहिए। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 60, 24 इंटू 60, ये भी मिनट में चेंज हो जाएगा, ये भी मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिनट से मिनट कट जाएगा, इससे काटोगे आप 37। 3 से काटिए तो 3 से 15 बार और 3 से 20 बार, फिर 3 से काटिए तो 5 बार, 3 से 8 बार, 3 से 5 से काटिए तो 5 चौक 20, ऊपर बचा 1, नीचे जाएगा 32 ना, 1/32। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। चलिए दोस्तों, चलिए, ये भी एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं। ऐसा सवाल पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, हालांकि मैं करा चुका हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ तो ये कराना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, पल्लवी ने एक खिलौना 128 रुपए में खरीदा, इसकी सज्जा पर 15 रुपए का व्यय किया और इस खिलौने को 130 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। एक बात आप मेरे को बताइए कि आप कोई खिलौना खरीद के लाई पल्लवी 128 रुपए में, लेकिन 15 रुपए उसकी सज्जा पर खर्च करी, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8 और 5 13, 143 आ जाएगा। तो ये एक सीपी कितना आ जाएगा? 143। लेकिन जब बेचने की बात आती है तो बेच कितने में? 130 में। तो सीधी सी बात है, ज्यादा में खरीद के लाई या कम में बेची तो लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा? 13 का लॉस। कितने का? 13 का लॉस। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज निकालते हैं सर, लॉस अपॉन में सीपी। क्यों? 143 से 130 हुआ है, 143 से तो हुआ है 143, लॉस अपॉन में सीपी। क्योंकि लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज होता है सर लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। राइट सर, इंटू 100। अब सर काटिए, जब काटने जाओगे तो 13 से काटो तो 13 कम 13, 13 कम 13, कितना बचेगा? 100/11 माइनस मेरा हानि को दर्शाएगा, 100/11 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर डायने, सॉरी ये तो लाभ है, ऐसी गलती नहीं करनी है। हानि पूछा ये होगा, हानि पूछा तो ये, जल्दबाजी नहीं करनी है। हानि पूछा है तो ये होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये आ गया 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, अगर कोई गोला है, जैसे ये ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने एक गोला ले लिया। अब मैं इसे ऐसे, ये मैंने गोला ले लिया, इसमें मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये मैंने गोला ले लिया। अब सर गोले पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, गोले पर ये इसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, अर्ध गोला भी आएगा, वो बात की बात है, रेडियस। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है सर 4/3 पाई आर पी, इसका एरिया होता है।
लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4πr², 4πr²। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, आप नोट डाउन कर लेना। गोले का जो एरिया होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब आ जाओ, इसमें जो रेडियस, जैसे मान के चलिए गोला है, इसकी जो रेडियस है वो है कितना दे रहा, 9। आपसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एरिया पूछा आपका 4πr। चलिए सर, तो 4 इंटू 22 का मान स्पष्ट कर दिया कि 22/7 रखना है। आर का मान कितना है, 9 × 81। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इससे यहाँ से आप 2 × 11 कर दो, इसे क्या कर दो, 2 × 11, तो ये कितना जाएगा 8, 8 × 81 × 11/7। अभी बताऊंगा क्यों किया है। मल्टीप्लाई करोगे 8 और 64 × 11 बट्टे मेरा 7 चल रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या जैसे 648 है, इसके साथ अगर 11 का मल्टीप्लाई है, इसकी एक ट्रिक होती है, इसलिए मैंने 11 को छोड़ा है, 2 को बाहर ले लिया। तो देखिए कितने अंक है, 3, तो पहला 6 है और ये लास्ट का 8, फिर दोनों को जोड़ना है, 8 और 4 12, हासिल का 1, और 6 4 10 और 1 11, फिर हासिल का 1, 1 जो जुड़ जाएगा इस 6 में जुड़ेगा, कितना जाएगा, ये कितना जाएगा सर, 7128/7। 7 से काटोगे आप इसे तो 7 एकम 7, ना जाने की 0, 7 एकम 7 कितना बचा, 5, 7 8 56, कितना बचा 2, जो बचता है वो ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, यानी 1018 सही 2/7। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ, मेंसुरेशन में कभी भी ऐसा सवाल बनता है, नोट डाउन करना, मेरे पॉइंट को नोट डाउन करना, लेकिन ये आपको सीखना जरूरी है, फॉर्मूला भी सीखना जरूरी है। कभी भी अगर आपका ऐसा सवाल बनता है तो ये देखना, इस वाले और इस वाले का सम कितना है, 8 और 2 10, क्या 10 बैठ रहा है, इसका क्या है 6 नहीं है, इसका क्या 10 बैठ रहा नहीं है, इसका 10 बैठ रहा नहीं है, इसका मतलब केवल डायरेक्ट में अगर होता तो मैं इसी को लगा के चला जाता, इसी को लगा के चला जाता मैं। ठीक है दोस्तों, इसी को लगा के चला जाता। चलिए आगे सर, अब आगे सर बेलन पर। तो पहले मैं बेलन के कुछ कंसेप्ट सिखा देता हूं आपको। जैसे मान के चलिए क्या है, बेलन है, हालांकि सारी चीजें बता चुका हूं। इसकी क्या है, ये आर है, और ये भी क्या है, ये आर है, और ये इसकी ऊंचाई है एच। तो बेलन का जो आयतन आता है, बेलन में देखिए 3 डायमेंशनल है, ठीक है, 3D है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, πr² एच। बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, πr² एच। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होता है, 2πrh तो होता ही होता है, ये 2πrh ये होता तो होता है, जैसे 2πrh हो गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल, तो एक सर्कल ही तो है, और इस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², क्या होता है, πr²। लेकिन ऐसे सर्कल कितने, एक और एक 2, इसमें से 2π में कॉमन ले लेता हूं, 2πr कॉमन ले लेता हूं, 2πr मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा r। तो इसका जो डायरेक्ट आता है 2πr, 2πr मैंने कॉमन ले लिया, 2π कोष्टक में h प्लस r, h प्लस के r, ये बचेगा 2πr कोष्टक में h प्लस के r, 2πr कोष्टक में h प्लस के r। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो या तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, मैंने सारे के सारे बता दिए, अब कुछ भी पूछ ले इसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब बेलन का आधार ये है, तो सीधी सी बात है, इसकी बात कर रहा है केवल, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये होता है, ये किसके बराबर है, 3850 के। तो यहां से पहले मैं r निकाल लूंगा, तो 22/7 पाई की वैल्यू r² बराबर 3850। चलिए दोस्तों, काटिए यहां से,
देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 से काटिए 11 × 33 और 11 × 15 55। 2 से काटिए तो 2 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो आर स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो 175 × 7 आ जाएगा। इसे तोड़ सकता हूं तो 25 7 175। इसका मतलब क्या है कि जब मेरा आर इधर जाके इस पर रूट चढ़ जाएगा तो 25 × 7 × 7 आ जाएगा। तो एक साथ मेरा बाहर निकलेगा और इस 25 से कितना निकलेगा 5। आर बराबर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहां से केवल और केवल इस लाइन से मेरा क्या निकल के आ गया, आर निकल के आ गया। कितना आ गया 35। ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। अगर ये आधार ये है त्रिज्या, ऊंचाई क्या है इसकी 2 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी 70। बस मेरे को यही तो चाहिए। क्या पूछा, बेलन का आयतन पाई आर चाहिए एच चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम आपसे पूछा है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना है, आर का मान 35, 2 बार 35 × 35, एच का मान कितना है 70। ठीक है, चलिए काट पीट कीजिए। वो हालांकि वो एक अलग टॉपिक है। वॉल्यूम बराबर 5 7 से काटिए तो 5 बार, ठीक है, 22 पंजे 110 हो गया, इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 पंजे 35, ठीक है 3 और 7 21 और 3 गुना 24, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आएगा लास्ट में, तो 11 पन्ना 55, यानी कि 0 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। 2 जीरो के बाद 5 आएगा, तो 2 जीरो के बाद 5 है, केवल एक ही ऑप्शन बचता है, पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 जीरो के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 2 जीरो के बाद 5 आएगा, क्या आएगा 2 जीरो के बाद 5 आएगा। अब एक बच्चा कहता है कि सर जी मुझे ये झमेला नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या कराओगे। बस उसका भी डाउट सही है। मुझे ये नहीं पता है कि इसका वॉल्यूम मुझे याद नहीं रहता है, मुझे इसका याद नहीं रहता, मुझे इसका ये याद नहीं रहता, लेकिन बेटा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार मेरा कंसेप्ट ही काम आए। तो देखिए उस केस में आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं पाई मेरा चल रहा है, 22/7 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन 11 से डिवाइड होंगे। अगर एक ऑप्शन आ जाता है तो 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए तो देखिए 11 के पीछे कंसेप्ट क्या आता है, ऑल्टरनेट, एक को छोड़ के एक, 2 और 1 3, 3 और 5 8, यहां से 8 आएगा और यहां से 2 आ जाएगा। अगर घटाकर यहाँ कितना दे, घटाकर या 0 आए या फिर 11 आए तो वही उसका आंसर हो जाएगा, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा 0 आए, तो यहां से तो सर 6 आ गया। अब आ जाओ पहले इस पे, ऑल्टरनेट 2 5 7 और 2 9, 9 3 और 3 6, ठीक है 6, यहां से कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब आ जाओ इस पे 7 और 4 11, ये 7, तो यहां से कितना जाएगा 4 आ जाएगा। क्या यहाँ 0 आ रहा है, क्या ये आ रहा है, कि यहाँ 11 आ रहा है, नहीं। अब आ जाओ 9 और 2 11, तो 11 आ जाएगा, क्योंकि तो आगे तो 0 है। 6 और 5 11, तो 11, मैंने क्या बताया था, इनका डिफरेंस क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है। तो ये आपके एक डायरेक्ट तरीका हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, एक डायरेक्ट तरीका हो जाता है सवाल को करने का। यानी मुझे नहीं पता है कि इसका झमेला क्या है, मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे क्रॉस कर जाऊंगा, मैं पहले ये चेक कर लूंगा। अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन मैच हो जाते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन आगे चल के दूंगा, अभी फिलहाल इतना ही कीजिएगा तो ज्यादा भसड़ मच जाएगी। चलिए दोस्तों टाइम कितना हो गया, 22 साहब, ज्यादा डीप में जाने से यही तो होता है। यदि समीकरण x² - a - 1 x + 10 बराबर है, एक मूल क्या है 5 है, तो अन्य मूल क्या कीजिए, अन्य मूल ज्ञात कीजिए। आपका ये दे रखा है x² - a - 1 x + 1, लेकिन मैं दोस्तों मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि ये मूल वाले बहुत ज्यादा पूछे। मैंने अलजेब्रा कराया सर की बुक का, उसमें एक अलग से टॉपिक है, वहां पे अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके जरूर जाके देखिए, क्योंकि इस पे सवाल आता ही आता है, ये फिक्स है। क्योंकि सारे कंसेप्ट यहाँ एक सवाल में खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वहां जाके आप करोगे तो हो जाएगा। अब एक समीकरण होता है ax² + के bx + के c = 0, तो इसके सर मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -के b/a
और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। इसका मतलब है कि इसकी तुलना इससे करोगे तो ये ए का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान माइनस के ए माइनस के वन आ जाएगा, और सर सी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ, जिसमें से एक मूल क्या है, 5 है, तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। अब एक मूल 5 है, अन्य मूल ज्ञात कीजिए, किसी से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, मैं ये कहूँ कि इससे निकाल लो, तो एल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, तो क्या है 10 अपॉन में ए। एक मूल क्या है, मान के चलिए 5 है, दूसरा मूल बीटा है, बराबर क्या है 10, इससे काटोगे तो कितनी बात, 2 बात, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो दूसरा मूल क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके लिए आपको इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, नॉलेज होनी चाहिए इनकी, इसलिए कह रहा हूँ मैंने डिटेल में कराया, जाके जरूर देखना, पेस्ट बन गया। अच्छा लास्ट है क्या, अरे बहुत बढ़िया रहे यार, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया, ये सारे के सारे सवाल मैंने इतने डीप में जाके कराए कि मेरा खुद का दिल प्रसन्न हो गया, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा है करा के, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली आपको 4 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हो सकता है टाइम थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है, ठीक है, ये 4 सेट मिलेंगे, तो 4 सेट जब आपको मिलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी मैं अभी तुरंत पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, मैथ बाय राज रावल, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे जाके ज्वाइन कर लेना। अभी इसकी मैं पीडीएफ जो है यहाँ से मैं अभी तुम्हारे सामने सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले मैं उसे पॉज कर देता हूँ।